हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, जो रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें आपका जो जीएस का पार्ट है उसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद से प्रत्येक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपके जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं सभी को मेंशन किया गया है। जितने भी पॉसिबिलिटी है आपके एग्ज़ाम में पूछने की, तो सभी आर्टिकलों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जो बाकी बचे एग्ज़ाम है, बाकी बचे दिन जो एग्ज़ाम होगा आपका फर्स्ट फेज में, सेकंड में और भी फेज हैं, तो उनमें जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें आर्टिकल पूछने की प्रबल संभावना है। तो इसलिए हम जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल बन सकते हैं उन्हें देखेंगे। ये आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए ही नहीं है, जो कोई भी एग्ज़ाम आपका होता है, चाहे स्टेट लेवल का हो, यूपी का हो, अदर स्टेट का हो, जिसमें जीएस रहता है वहाँ पर पॉलिटी निश्चित रहती है और वहाँ पर प्रत्येक एग्ज़ाम में एक या दो आर्टिकल पूछे जाते हैं। जैसे आपका रीट एग्जाम रहा, यूपी पुलिस कांस्टेबल रहा, अदर भी एग्जाम में जितने भी हैं सब में आपके आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इंपोर्टेंट आर्टिकलों की एक सीरीज। देखिए, 26 नवंबर 1949 को, पहले थोड़ा संविधान के बारे में, वैसे आर्टिकल ही देखेंगे मेरे रूप से, थोड़ी सी एक दो लाइन में देख लेते हैं बात। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी बनकर तैयार हुआ था, उसी दिन इसे अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय आर्टिकल कितने थे? 395, अनुच्छेद 395 थे। अनुसूचियां कितनी थी? 8। भाग कितने थे? 22। देखिए, वर्तमान समय में जब संविधान लागू हुआ उस समय आर्टिकल 395 थे, अनुसूचियां आपकी 8 थी और भाग कितने थे उस टाइम पर? 22 थे। वर्तमान समय में देखिए भाग तो फिक्स है आपका, भाग कितने? 25 हो गए। अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। लेकिन जो आर्टिकल है वो देखिए कहीं पर 470 दिखाई देता है तो कहीं पर 448। तो वर्तमान में आर्टिकल तो आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पर 448 मेंशन है अभी कि 448 हो गए, कहीं कहीं पर 470 दिखाता है। तो इसलिए भाग आपके वर्तमान में 25 हैं, ये आपका फिक्स है। और अनुसूचियाँ कितनी अभी? 12 हैं। अनुच्छेद आपके 470 या 448 देता है, तो आर्टिकल तो नहीं पूछेगा। लेकिन जब बन के तैयार हुआ था तब आर्टिकल थे 395, अनुसूचियाँ थी आपकी 8 और भाग कितने थे? 22 थे। देखिए, अब एक एक करके आर्टिकल जितने भी इम्पोर्टेंट है सभी को हम देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 है, उसमें आपका किसका जिक्र किया गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का। अनुच्छेद 3 है, उसमें देखिए सिक्वेंस नहीं देख रहे हैं कि आर्टिकल 1 2 3, जो इम्पोर्टेंट है वही आर्टिकल हम देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। अनुच्छेद 3 में आपका नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्य की, जो प्रेजेंट में राज्य है, उसकी सीमाओं या राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, किसमें? आर्टिकल 3 में। अच्छा, अनुच्छेद 14 में क्या है? 14 में कानून के समक्ष समान था, यानी जो कानून है वो सभी के लिए कैसा है? समान है। अनुच्छेद 16 में क्या दिया है आपका? सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, यानी धर्म के आधार पर, किसी के आधार पर किसी से ये नहीं बोल सकते कि इस जॉब में आप अप्लाई नहीं करोगे, अवसर की सभी को कैसे मिलती है? समानता मिलती है। अनुच्छेद 17 में क्या किया गया आपका? अस्पृश्यता का अंत या फिर उन्मूलन, ये किसमें? आर्टिकल 17 में। अनुच्छेद 19 में देखिए क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 क्या है आपका? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अपने जीवन जीने की है उसकी क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 21A में क्या दिया आपका? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है आपको सभी बच्चों के लिए। अनुच्छेद 25 में क्या आपका? धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। चलिए इधर देखते हैं। अनुच्छेद 30 में क्या दिया है? अल्पसंख्यकों का, जो माइनॉरिटी वाले होते हैं उन्हें शैक्षिक संस्थान, अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करना एवं उनका प्रशासन करने का क्या होता है? अधिकार होता है माइनॉरिटी वालों को। अनुच्छेद 32 में क्या दिया आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपका क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है अगर उसमें मूल अधिकारों का क्या होता है? आपका हनन होता है। अनुच्छेद 40 में क्या दिया आपका? देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 में।
अनुच्छेद 44 में देखिए क्या दिया है, एक समान नागरिक संहिता, यानी कानून है वो सभी नागरिकों के लिए कैसा है, समान है। अनुच्छेद 44 में मेंशन है ये बात। आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45 में क्या दिया है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 साल से अगर कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया। आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम के लिए। अनुच्छेद 50 में देखिए क्या दिया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना यानी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है आपके, संसद है, इनसे क्या करना है, उन्हें अलग करना, डिफरेंस करना। किस में दिया गया, आर्टिकल 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 51 में देखें क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में क्या होना चाहिए, बढ़ावा दिया जाता है, किसमें, आर्टिकल 51 में। अनुच्छेद 51A में देखिए क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में क्या दिया, देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 72 में देखिए क्या दिया गया है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जैसे क्षमा देने की शक्ति है, सजा का निलंबन है, सजा को कम करना है, ये किसमें दिया गया, अनुच्छेद 72 में। किसकी शक्ति होती है, राष्ट्रपति की शक्ति होती है, राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अनुच्छेद 52 में क्या होता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए इसके लिए योग्यता क्या होती है वो बातें यहाँ पर हम केवल अभी आर्टिकल देख रहे हैं, डिटेल में नहीं देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष है, ठीक है ना। उसमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए, और राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति पर होता है, आपका एकल संक्रमणीय मताधिकार पद्धति पर होता है। यहाँ पर हम केवल अभी आर्टिकल देख रहे हैं, ठीक है, बाकी वीडियो में आपको इन सब के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। यहाँ केवल हम अनुच्छेद देखेंगे। देखिए अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया, और मंत्रिपरिषद किसके लिए, राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए उत्तरदायी होगी। वो मंत्रिपरिषद है, वो राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए गठन है। अनुच्छेद 76 में क्या है आपका, भारत का महान्यायवादी होगा एक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, किसमें होगा, अनुच्छेद 76 के अनुसार। अनुच्छेद 79 में क्या है, 79 में एक संसद होगा आपका, और संसद को आपको पता है संसद के 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है आपका राष्ट्रपति। तीनों अंगों से मिलकर संसद बनी होती है। जो आपका राज्यसभा है वो उच्च सदन होता है, और लोकसभा आपका कैसा होता है, निम्न सदन होता है। चलिए अभी आर्टिकल देखने में। अनुच्छेद 80 में देखें, राज्यसभा की संरचना का जिक्र किसमें किया गया है, 80 में, और अनुच्छेद 81 में किसका जिक्र किया गया है, लोकसभा की संरचना का। देखिए ये सिक्वेंस है, अनुच्छेद 79 में तो आपका संसद है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है, और अनुच्छेद 81 में किसकी संरचना है, आपकी लोकसभा की संरचना है। देखिए अभी और आर्टिकल बचे हुए आपके। चलिए अभी हमने अनुच्छेद कहाँ तक देख लिए थे, 81 तक देख लिए थे। अब आगे देखते हैं आर्टिकल किससे, 110 से। तो देखिए अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया है, आपका धन विधेयक का जिक्र है। आर्टिकल 110 में किसका जिक्र है, धन विधेयक का है। अनुच्छेद 112 में किसका जिक्र है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे बजट बोलते हैं। देखिए बात समझें, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का संविधान में जिक्र है, बजट शब्द का संविधान में कहीं पर जिक्र नहीं है। इस आर्टिकल 112 में जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसे हम क्या बोलते हैं, बजट कहते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 123 में देखें क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 123 में जब आपका संसद में सदन नहीं चलता है, जो सदन नहीं चलता है, तो उस केस में आपका जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 143 में देखिए क्या है, ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अच्छा, आर्टिकल 148 में देखें क्या है आपका, आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक इस आर्टिकल में अनुच्छेद 148 में इसे कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैग। अनुच्छेद 149 में कैग की शक्तियों का जिक्र है। अनुच्छेद 149 में अनुच्छेद 149 में कैग की शक्तियों का जिक्र है, जबकि कैग का जिक्र किसमें, आर्टिकल 148 में, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का जिक्र है। अनुच्छेद 161 में क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की
राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 161 के अकॉर्डिंग राज्यपाल है वो क्षमा को कम कर सकता है, टाल सकता है और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति होती है। जैसे हमने वहाँ पे राष्ट्रपति की देखी, ऐसे सेम यहाँ पे क्या होगा, राज्यपाल में शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास अधिक शक्ति होता है, मृत्युदंड को वो कम कर सकता है, तो यहाँ पे ये राज्यपाल नहीं कर सकता है। ठीक। अनुच्छेद 163 है, मृत्युदंड को कम करने का मतलब है उसे मृत्युदंड से तुम्हारा आपका आजीवन कारावास कर दे, वो चीज़ है। अनुच्छेद 163 क्या है आपका, 163 में मंत्रिपरिषद का जिक्र है। वहाँ पर किसके लिए था, केंद्र में राष्ट्रपति के लिए वो सलाह सहायता के लिए था। यहाँ पर अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद है, जो तुम्हारा स्टेट में होगा, राज्य में, वो राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए होता है। अनुच्छेद 168 में राज्य में विधानमंडल, जैसे वहाँ संसद था ना आर्टिकल 79 में, ऐसे ही अनुच्छेद 168 में प्रत्येक स्टेट में किसका है, एक विधानमंडल होगा। ये कौन सा आर्टिकल बताता है हमें, अनुच्छेद 168 बताता है। अनुच्छेद 170 क्या है, राज्य में विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना कैसी होगी किसी भी स्टेट में, वो किसमें, अनुच्छेद 170 में, यानी कितने विधायकों से कितने एमएलए उसमें होंगे, जिससे कि आपकी राज्य में विधानसभा बनी होगी। अनुच्छेद 171 में क्या है, राज्य में विधान परिषद की संरचना, कितने आपके उसमें विधान परिषद के सदस्य होंगे, ये बताता है आर्टिकल 171, यानी अनुच्छेद 171 में बताया जाता है। अच्छा देखिए, जैसे अपना यूपी है, तो यूपी में जो विधान परिषद है उसकी सदस्य संख्या 100 है, यानी 100 है। इसी प्रकार प्रत्येक स्टेट में विधान परिषद के कितने सदस्य होंगे, ऐसे ही विधानसभा के कितने होंगे, वो चीज़ आपके आर्टिकल 170 और आर्टिकल 171 में बताई जाती है। चलिए इधर देखते हैं। अनुच्छेद 200 क्या बताता है आपका, राज्यपाल द्वारा बिल की स्वीकृति। जैसे कोई भी बिल है आपका, क्योंकि यहाँ पर अभी स्टेट में बात कर रहे हैं, सेम प्रोसेस वहाँ पर आपका केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जनता संसद में होता क्या है, जैसे विधानसभा में कोई बिल पास हुआ, फिर वो लोकसभा में हुआ, तो फिर वो किसके पास जाता है आपका, 1 सेकेंड, विधानसभा में पास हुआ, फिर किस में पास हुआ, वो विधान परिषद में पास हुआ, क्योंकि स्टेट की बात हो रही है, यहाँ विधानसभा विधान परिषद होंगे। तो फिर बाद में हस्ताक्षर के लिए किसके पास जाएगा, वो राज्यपाल। जब राज्यपाल उस बिल पर अपने साइन कर देता है तो फिर वो आपका क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। सेम प्रोसेस वहाँ पर है, लोकसभा में पारित हुआ, फिर वो राज्यसभा में होगा, और लोकसभा राज्यसभा या राज्यसभा में पहले हुआ, फिर लोकसभा में होगा, फिर वो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा। तो क्या देखिए, अनुच्छेद 214 के अकॉर्डिंग राज्यों के लिए क्या होगा, एक हाईकोर्ट होगा, जबकि अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। देखिए, अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट के लिए, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए। याद करने का तरीका ये समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है आपका, तो इसलिए 124 पहले आएगा और 214 बाद में आएगा, तो इसलिए हाई कोर्ट छोटा है, मतलब पहले आ रहा है तो बड़ा है, और बाद में आ रहा है तो वो छोटा है। याद करने का तरीका है। तो यानी कहने का मतलब है अनुच्छेद 124 में एससी है और 214 में कौन है, आपका हाई कोर्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग रिट जारी कर सकता है। हमने देखा था अनुच्छेद 32 में, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अगर उसमें किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो हाई कोर्ट उसमें रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना से संबंधित है। देखिए 243 में ओ तक आपके जाते हैं ये आर्टिकल, और सही पंचायत और उनसे रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे बी और सी इंपोर्टेंट है, इसलिए हमने दो ही ले लिए। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार, वो भी कैसा अधिकार हो गया, अब कानूनी अधिकार हो गया है, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 31 संघ एवं राज्य के लिए क्या बताता है आपका, अनुच्छेद 31 नहीं सॉरी, अनुच्छेद 315 होगा यहाँ पर। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। आपका केंद्र में आपका यूपीएससी होता है, और स्टेट में आपका जैसे अपने यूपी में यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान में तो आपका आरपीएससी होगा, राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग। यानी प्रत्येक स्टेट में एक लोक सेवा आयोग होगा, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी होगा, जिसे संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। किसमें बताया जाता है, आपका अनुच्छेद 315 में निहित है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 312 आपका राष्ट्रीय आपात बताता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपात काल है। देखिए तीनों आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में क्या आपका वित्तीय आपातकाल है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में वहाँ की सरकार मशीनरी जब फेल हो जाती है,
काम ढंग से नहीं करती है तो वहाँ का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए संस्तुति भेजता है और राष्ट्रपति उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। चलिए, अनुच्छेद 368 आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन है वो आपका संसद में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, लोकसभा में और राज्यसभा में। देखिए, आज हमने आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकलों की सीरीज देखी, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, आगे के दिनों में जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे स्टूडेंट जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे भी आपके इम्पोर्टेंट जो सीरीज है वो जारी रहेंगी। ये आपका ग्रुप डी के साथ साथ जितने भी अदर एग्ज़ाम हैं और जिसमें आपकी पॉलिटी पूछी जाती है उन सब में जो आर्टिकल है वो पूछे जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। ओके, धन्यवाद।